नमस्कार। बीए पाठ प्रथम का हम भारत के भूगोल में आज अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। अफवाह तंत्र से पहले तो हम तात्पर्य समझते हैं। कोई भी नदी बेसिन है, उस नदी बेसिन के आसपास के जो भी उसका कैचमेंट एरिया और उसके कैचमेंट एरिया के अंदर आने वाले सारे बेसिनों को मिलाकर हम उस नदी का अफवाह तंत्र कहते हैं। तो भारत के जो नदीय रूप है उनके अलग अलग अफवाह तंत्र हैं पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इस अफवाह तंत्र से जुड़े हुए जो वैकल्पिक क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ताकि एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन में भी ये आते रहते हैं। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? आप सबको पता है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दामोदर नदी। तो इसको हम डी गैस का सही करेंगे। बंगाल का शोक क्योंकि वर्ष भर इसमें बाढ़ वगैरह आती रहती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? तो आप सबको पता है, ऑप्शन ए है सिंधु, सेकंड है ब्रह्मपुत्र, थर्ड गंगा और फोर्थ कृष्णा। तो नदी की द्रोणी मतलब नदी बेसिन या नदी की खाई, रिवर बेसिन किसका सबसे बड़ा है? वो है गंगा नदी का। आंसर हो गया थर्ड। फिर आता है, निम्न में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं होती है? पंचनद का मतलब जिसका नाम पंजाब पड़ा है। तो पंजाब में 5 नदियां बहती है, तो इनमें से कौन सी नदी 5 में शामिल नहीं है? तो पहला है रावी, फर्स्ट रावी, सेकंड सिंधु, थर्ड चेनाब और झेलम। तो इसमें ऑप्शन होगा सेकंड, क्योंकि सिंधु नदी है वो पंच नद में शामिल नहीं होती है, और ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और कराची के पास अपना बंदरगाह बनाती है। तो ये पंचनद पंजाब में शामिल नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो इसमें से ऑप्शन ए सोन, सेकंड यमुना, थर्ड नर्मदा और फोर्थ लूनी। तो आप सबने पढ़ा होगा सतपुड़ा और विंध्यन के बीच में भ्रंश घाटी पाई जाती है। इस भ्रंश घाटी के बीच में नर्मदा नदी पाई जाती है, नर्मदा नदी बहती है। तो इसका आंसर, बेस्ट आंसर कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन इसका, नर्मदा नदी, राइट। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? अलकनंदा व भागीरथी आप सबको पता होना चाहिए, जहाँ यमुना नदी बहती है, या यमुना और इससे पहले गंगा नदी बनती है, उससे पहले अलकनंदा और भागीरथी इसकी सहायक नदी है। तो उस समय ये हम कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के उत्तरी भाग में देवप्रयाग में ये दोनों नदियां आके मिलती है। तो इसके ऑप्शन है ए विष्णुप्रयाग, बी रुद्रप्रयाग, सी कर्णप्रयाग और डी देवप्रयाग। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया राइट आंसर? देवप्रयाग। फिर निम्न में से अंतर स्पष्ट कीजिए। ये छोटे 20 शब्दों वाले आंसर है, तो इसको हम आरएस की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट मानते हैं। इसमें पहला है, नदी द्रोणी और जल संभर, नदी बेसिन और वाटरशेड में क्या अंतर है? तो पहला नदी द्रोणी। नदी द्रोणी क्या होती है? देखिए, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को हम नदी द्रोणी कहते हैं, और इसके आकार इसका बड़ा होता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, और बड़ी नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र को हम नदी द्रोणी कहते हैं। फिर है जल संभर, वाटरशेड। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी सरकार का आपने पढ़ा होगा। तो जल संभर इसका आकार छोटा होता है। ये छोटी नदियों नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को हम जल संभर कहते हैं, और दो नदी द्रोणियों को ये विभाजित भी करता है। इस प्रकार नदी द्रोणी और वाटरशेड जल संभर में ये अंतर पाया जाता है। दूसरा होता है वृक्षाकार और जालीनुमा अफवाह प्रारूप में क्या अंतर होता है? दोनों में वृक्षाकार अफवाह तंत्र और जालीनुमा अफवाह तंत्र में क्या बेसिक अंतर है? तो इसका पहला जो है वो वृक्षाकार अफवाह प्रारूप। वृक्षाकार अफवाह प्रारूप में आता है जो अफवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो। मतलब ऐसा नदी अफवाह तंत्र जो पेड़ की शाखाओं के आकार के अनुरूप हो, उसे हम वृक्षाकार अफवाह प्रारूप कहते हैं। और इस प्रारूप का उदाहरण जैसे हम देखें तो उत्तरी मैदान की नदियों का अफवाह प्रारूप ले सकते हैं। जैसे गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं आकर मिलती है, इसको हम वृक्षाकार अफवाह प्रारूप कह सकते हैं। इसके बाद में आता है जालीनुमा अफवाह प्रारूप। जालीनुमा अफवाह प्रारूप का एग्जाम्पल हम देखेंगे। पहले होता क्या ये समझ लेते हैं। जब मुख्य
नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हो, मतलब कुछ सहायक नदियां और कुछ दूरी तक वो एक दूसरे के समानांतर बहती हो, तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हो, अन्य सहायक नदियां उनसे 90 डिग्री के कोण समकोण पर मिलती हो, तो ऐसे प्रतिरूप को हम चालीनुमा अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। इस प्रारूप का उदाहरण हिमालय पर्वतों का अफवाह प्रारूप हम देख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमें हिमालय की नदियों में मिल जाएगा। फिर आता है अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय अफवाह प्रारूप में क्या अंतर है। अपकेंद्रीय अफवाह प्रारूप होता है जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है और इसे अपकेंद्रीय अफवाह प्रारूप कहते हैं। जैसे अमरकंटक का पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इस अफवाह प्रारूप के उदाहरण हैं। मतलब बीच में एक पर्वत होता है और उससे निकलकर चारों दिशाओं में नदियां बहती है। मतलब एक शक्ति जब बाहर की तरफ खींचती है, इस रूप का जब अफवाह तंत्र होता है तो उसे अपकेंद्रीय अफवाह तंत्र या अपकेंद्रीय अफवाह प्रारूप कहते हैं। दूसरा होता है अभिकेंद्रीय अफवाह अफवाह प्रारूप, जब सभी दिशाओं से नदियां निकलकर किसी झील या गर्त में आकर मिलती है तो उसे ऐसे अफवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय अफवाह प्रारूप कहते हैं। जैसे कोई शक्ति एक अंदर के पॉइंट पर खींचती है तो उसे हम अभिकेंद्रीय अफवाह प्रारूप कहते हैं। जैसे हम सांबर झील का एग्जाम्पल मान सकते हैं, और हिमालय पर्वत में जाएंगे तो छोटी झील का एग्जाम्पल भी मान सकते हैं, जहाँ बड़ी नदियां आकर एक जगह मिलती है तो उसे अभिकेंद्रीय, मतलब केंद्र की तरफ उनका अफवाह होता है, तो उसे उस एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। दूसरा होता है डेल्टा और ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख को हम एस्चुरी कहते हैं इंग्लिश में। तो डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर होता है। डेल्टा होता है, डेल्टा नदी के मुहाने पर बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। ये कम ज्वार और तटीय मैदानों के क्षेत्रों में बनता है। जहाँ तटीय मैदान होते हैं, जहाँ नदी का वेग कम होता है, ढाल कम होता है, और समुद्र का किनारे के पास में नदी विस्तृत रूप से फैली होती है, वहां डेल्टा का निर्माण होता है और उसकी आकृति त्रिभुजाकार बन जाती है। ये अत्यंत उपजाऊ और कृषि के लिए उपयोगी क्षेत्र होते हैं। अधिकतर बड़ी नदियों के हम डेल्टा को देखें तो वहाँ चावल की खेती होती है, और उस डेल्टा को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां डेल्टा बनाती है, जैसे सुंदरवन का डेल्टा है। और जो ज्वार नदमुख होता है, एस्चुरी होती है, ज्वार नदमुख नदी के मुहाने पर निर्मित कीपाकार आकृति होती है। ज्वार नदमुख होता है एस्चुरी, नदी के मुहाने पर निर्मित होती है, कीप के समान एक आकृति होती है, इसकी गहराई अधिक होती है, और नदी का पानी समुद्र के किनारे जाके ऊपर से नीचे तेजी से गिरता है। तो ये उच्च ज्वार और दरार घाटियों के क्षेत्रों में बनता है, जहाँ उच्च ज्वार होता है। ये मछली पालन और अंतर्देशीय परिवहन के लिए उपयोगी होता है। नर्मदा और तापी जैसी नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती है।